नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बजने को हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। छत्तीसगढ़ में कल एक ही दिन में 9,120 कोरोना मरीज मिले हैं और पिछले 24 घंटे में 189 मरीजों की मौत हुई है। 12,810 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। ये जो आंकड़ा सामने आया है कि कोरोना मरीज कम और डिस्चार्ज होने वाले ज्यादा, यही एक अच्छी बात है और राहत की बात है। रायपुर में 392 नए केस सामने आए हैं। 26 मरीजों की मौत हुई है। बिलासपुर में 572 नए पॉजिटिव मिले हैं। 22 की मौत अकेले बिलासपुर में हुई है और एक्टिव केसेस 1,26,547 है। एक्टिव केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं, इस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए ये जरूरी है कि जो डिस्चार्ज होने वाले मरीज हैं उनका आंकड़ा ज्यादा हो। केसेस लगातार आ रहे हैं, इनकी रफ्तार कम हो, जिसके लिए छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन भी लगाया गया है। कई जिलों में लगातार 1 महीने से लॉकडाउन जारी है। एक्टिव केसेस अब घटे जारी हैं। एक्टिव केसेस अब घटे, जिसकी कोशिशें तमाम की जा रही हैं। रायपुर में 392 नए केस मिले हैं। 26 मरीजों की मौत हुई है अकेले रायपुर में। बिलासपुर में 572 नए पॉजिटिव मिले हैं और 22 की मौत हुई है। एक्टिव केसेस 1,26,547 है। रायपुर से आंकड़ा अब घटने लगा है। धीरे धीरे आंकड़े कम हो रहे हैं राजधानी से, लेकिन उत्तर छत्तीसगढ़ में बिलासपुर संभाग में सबसे ज्यादा केसेस इस वक्त देखने को मिल रहा है। कोरोना के हालात अब धीरे धीरे सुधर रहे हैं और IBC 24 भी तमाम दर्शकों से अपील करता है कि आप कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और कोरोना से इस जंग में शासन प्रशासन का सहयोग करें। इधर केंद्र सरकार की कोविशील्ड की 3 लाख की खेप के बाद छत्तीसगढ़ में कल 300 कंसंट्रेटर की खेप भी पहुंची है। रात 9 बजे एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से इसे रायपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया। प्रदेश के कोविड केयर सेंटर्स में इन कंसंट्रेटर को भेजा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला के अनुसार केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए इसे भेजा है। मांग के अनुसार जिलों में इसे भेजा जाएगा। आज SPO2 लेवल 92 तक के कोरोना मरीजों के इलाज में इसे सहायता मिलेगी। प्रमुख सचिव ये भी बता रहे हैं कि कोविड केयर सेंटर्स में बड़ी संख्या में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत है। इस खेप में आने से एक राहत मिलेगी। उम्मीद है केंद्र सरकार और भी कंसंट्रेटर छत्तीसगढ़ भेजेगी। 300 कंसंट्रेटर की खेप पहुंची है और हमने देखा कि कोविशील्ड की 3.5 लाख डोज भी छत्तीसगढ़ पहुंच गई। अब धीरे धीरे टीकाकरण में रफ्तार बढ़ेगी। जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो काफी फायदेमंद है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से सीधे हवा से ऑक्सीजन बनाई जा सकती है इस मशीन के जरिए। तो अस्पतालों में जहां कहीं अगर ऐसी कोई स्थिति छत्तीसगढ़ में फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन अगर ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, आपूर्ति कहीं कहीं कम की बात आती है, तो ये कंसंट्रेटर वरदान साबित होते हैं। 300 कंसंट्रेटर की खेप छत्तीसगढ़ पहुंची है। इन्हें अलग अलग जिलों में भेजा जाएगा। उन दूरस्थ इलाकों में भी इसे भेजा जा सकता है जहां पर सुविधाएं थोड़ी कम है, परिवहन की भी व्यवस्था थोड़ी जटिल है। ऐसे में एक और राहत की खबर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आज अलग अलग जिलों में भेजे जाएंगे। इधर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल आज शाम 4 बजे राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचेगा। कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की गलत नीति से अवगत कराएंगे। बीजेपी नेता सीएम के रूबरू मुलाकात करने का समय नहीं देने पर व्यथित हैं और सरकार को दिए जाने वाले सुझाव को राज्यपाल के सामने रख के हस्तक्षेप करने की मांग करेंगे। हालांकि जब समय मांगा गया तो वर्चुअली समय दिया गया है। 12 मई की तारीख तय की गई है और आज बीजेपी के तमाम नेता राज्यपाल से मिलने पहुंचेंगे। सरकार की गलत नीतियों को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, खासकर गलत नीतियों को लेकर राज्यपाल को रूबरू कराएंगे।
इससे पहले भी राज्यपाल से मिलने के लिए प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है कई बार और विपक्ष ने सरकार से खासतौर पर मुख्यमंत्री से बातचीत के लिए समय मांगा, जिसके लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष देव साय ने पत्र भी लिखा सीएम कार्यालय को और सीएम ऑफिस को। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया में ही इसका जवाब दिया और कहा कि स्वागत इसलिए कि ऐसे संकट के समय में सभी की बात हम सुन रहे हैं और उन्होंने 12 मई का वक्त तय किया, जिस पर बीजेपी नेता बिफरे हुए हैं और राज्यपाल से मुलाकात करने आज जाने वाले हैं। इस बीच दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है। 5 राज्यों के चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन के साथ ही कोरोना के हालातों पर समीक्षा होगी, चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वर्चुअली इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। बीते दिनों 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए, जिसमें कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पाई। ऐसे में इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ये मुद्दा भी काफी गर्म रहने वाला है। इसके साथ ही कोरोना के हालातों पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश और जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों से वर्चुअल बैठक कर चर्चा की। बैठक में पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल थे। बैठक में सर्वसम्मति से केंद्र सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है। खाद के दामों में 58% तक बढ़ोतरी किए जाने के मामले में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण कम करने के लिए कांग्रेसी अब बूथ स्तर पर काम करेंगे। इसके लिए कांग्रेसियों ने मेरा बूथ कोरोना मुक्त अभियान चलाएंगे। सीएम ने कांग्रेस पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाएं, ग्रामीणों को वैक्सीनेशन के बारे में जागरूक करें। वहीं कोरोना से निपटने राज्य सरकार के कामकाज का फायदा संबंधित मरीज और उनके परिजन तक पहुंचाएं। कोरोना गाइडलाइन पालन कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें। वैक्सीनेशन पर बीजेपी के आरोपों पर भी कांग्रेस सोशल मीडिया पर जवाब देगी। माननीय भूपेश बघेल साहब वर्चुअल मीटिंग को संबोधित किए और इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हमारे संगठन के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया। दूसरी ओर केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार खाद एवं अन्य कृषि सामानों पर 50% से अधिक दाम बढ़ा दिए हैं। इसका निंदा प्रस्ताव आज कार्यकारिणी की बैठक में रखी गई। सीएम ने वर्चुअल बैठक की है जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक, जिसमें सर्वसम्मति से केंद्र सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित हुआ है। खाद के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया है और इस बैठक में पीसीसी चीफ पीएल पुनिया और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और प्रभारी पीएल पुनिया भी शामिल रहे। तो छत्तीसगढ़ की कुछ खास खबरें जिन पर ज्यादा विस्तार से बताएंगे हमारे सहयोगी प्रिया पांडे जुड़ गई हैं। प्रिया, आज कौन सी खबरें हैं जिन पर नजर रहने वाली है दिन भर? बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होने वाले हैं। उनके साथ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के साथ साथ प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी शामिल होंगे। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार थोड़ी धीमी होती नजर आ रही है और इससे पहले भी प्रदेश की स्थिति को लेकर बैठक की गई थी। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ किस तरीके से संक्रमण के दौर में योजनाबद्ध तरीके से पूरे देश भर में आंदोलन किए जाएं, प्रदर्शन किए जाएं, इसको लेकर भी तैयारियां की जाएंगी। इस बैठक में संक्रमण का जो दौर है, खास करके केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं जो गलत रही हैं, केंद्र सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं, क्या किए जाने थे, इन तमाम मसलों पर चर्चा किया जाएगा और केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट होकर किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाए उसको लेकर भी रणनीति आज तैयार की जाएगी। बैठक पिछले संक्रमण के दौर में भी हुआ था और उसको लेकर फिर चरणबद्ध आंदोलन जो है केंद्र सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से तैयार किया गया था और यही उम्मीद आज भी है कि CWC की बैठक होगी। उसमें पहले छत्तीसगढ़ के लिए क्या कुछ नया किया जा सकता है और किस तरीके से संक्रमण पे काबू पाया जा सकता है, इस पर चर्चा होगी। इसके बाद केंद्र सरकार के खिलाफ भी एक रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। इसके अलावा आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात करने जा रहा है। प्रदेश में जिस तरीके से संक्रमण
पैर पसार रहा है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में जो संक्रमण अपने पैर पसारने लगा है, उस पर किस तरीके की योजनाएं तैयार हो जानी चाहिए थी, किस तरीके का काम होना था और नहीं हो पाया, इन तमाम शिकायतों को लेकर आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जो है राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिलने जा रहा है। किस तरीके से काम करना चाहिए, इसके सुझाव भी राज्यपाल अनुसुईया उइके के सामने रखे जाएंगे, क्योंकि बीजेपी प्रतिनिधिमंडल का आरोप है कि उन्होंने सीएम से मुलाकात के लिए समय मांगा था, लेकिन ये मुलाकात नहीं हो पाई। अब इसके बाद वे राज्यपाल के समक्ष पेश होंगे और उनके सामने अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा संक्रमण के मामले थोड़े कम नजर आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं एक राहत की बात है। बीते 24 घंटे में 9,000 मामले सामने आए हैं, तो एक राहत की बात है। लेकिन हाँ, मरने वालों का आंकड़ा जो है वो 10,000 पार कर चुका है और मोर्टेलिटी रेट जो बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं इस वक्त चिंता की बात है। तो ये तमाम खबरें हैं तृप्ति, जिन पर दिन भर आज IBC 24 की नजर रहेगी। शुक्रिया आपका प्रिया जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। अब शादियों और अंत्येष्टि में 10 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और अन्य आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। त्योहारों में भीड़भाड़ न करें और व्यक्तिगत रूप से त्योहार मनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें। वहीं होम आइसोलेशन प्रोटोकॉल के पालन की समय समय पर जांच की जाए। साथ ही ये भी ध्यान रखा जाए कि वो सार्वजनिक जगहों पर शामिल न हो सके। छत्तीसगढ़ में 18+ लोगों के लिए वैक्सीनेशन जारी है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन को 4 कैटेगरी में बांटा है। इसमें बीपीएल कार्डधारियों के लिए 52% और एपीएल कार्डधारियों के लिए 16% वैक्सीनेशन की मियाद रखी गई है। इस तरह अंत्योदय कार्डधारियों के लिए 12% वैक्सीनेशन है, जबकि कोमॉर्बिडिटी और ज्यादा लोगों के संपर्क में आने वालों के लिए 20% वैक्सीनेशन है। सिंहदेव ने बताया कि इस 20% में खलासी, ड्राइवर, पत्रकार, सब्जी वाले, दुकानदार, वकील, दुकान में काम करने वालों के साथ ही ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पटेल जैसे दूसरे वर्ग शामिल हैं। 4 वर्गों में प्राथमिकताएं बांटी गई हैं। 20% उनके लिए जो ज़्यादा लोगों के संपर्क में आके काम करते हैं। कोमॉर्बिडिटी प्राथमिकता है ही, पहली प्राथमिकता कोमॉर्बिडिटी जिनको है वो 20% कैटेगरी में उनके लिए है। अंत्योदय के लिए 12% और बीपीएल के लिए 52% और एपीएल जो शेष बचे उनके लिए 16%। तो इस तरह से 4 कैटेगरी में इसको टीकाकरण को अभी विभक्त किया गया है और हाईकोर्ट का उसके ऊपर जैसा आदेश होगा, 17 तारीख को उन्होंने समय दिया है, तो इसको अप्रूव करेंगे तो वैसा, या कोई और डायरेक्शन आएंगे तो वैसा। मध्य प्रदेश में एक ही दिन में 11,051 नए कोरोना मरीज मिले हैं। एमपी में पिछले 24 घंटे में 86 मरीजों की मौत हुई है और 4,538 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 86 मरीजों की मौत हुई है। भोपाल से 1556 सबसे ज्यादा नए केस, इंदौर से सबसे ज्यादा 1679 केस सामने आए हैं। जबलपुर से 940 और ग्वालियर से 861 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के बारे में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलम गुरवे जुड़ गई हैं। नीलम, आज कौन सी बड़ी खबरें हैं जिन पर दिन भर नजर रहने वाली है? जी बिल्कुल, यदि हम मध्य प्रदेश में बड़ी खबरों की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार अब कोरोना वायरस की तीसरी लहर की तैयारियों में जुट गई है। जैसा कि कई वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है, कई विशेषज्ञ डॉक्टरों का कहना है कि तीसरी लहर के दौरान बच्चों पर ज्यादा खतरा रहेगा। इसके लिए अब जो है धीरे धीरे तैयारियां शुरू हो गई है। कल भी चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने समीक्षा बैठक ली और साथ ही साथ ये निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बढ़ाया जाए। बच्चों के लिए जो है अलग से बिस्तरों की व्यवस्था, अलग से वार्ड और आईसीयू सेंटर्स जो हैं वहां पर जो भी व्यवस्था बच्चों के मद्देनजर रखनी है उसे किया जाएगा। लगातार इस बारे में ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों के लिए अभी वैक्सीन जो है आई नहीं है, इसलिए बच्चों में खतरा संक्रमण का लगातार बना हुआ है। पहली लहर में ये बात सामने आई थी कि जब किसी बच्चे को संक्रमण हुआ था तो कई बच्चों में आफ्टर इफेक्ट्स के दौरान कई सारी अन्य बीमारियां भी देखने को मिली थी। इसलिए इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि यदि किसी तरह का आफ्टर इफेक्ट होता है तो उससे कैसे निपटना है। तो लगातार अब जो है दूसरी लहर तो हमारे प्रदेश में हावी है ही, पर तीसरी लहर इस दौरान हावी ना हो इसके लिए लगातार तैयारियां अब जो है शुरू कर दी गई है। यदि हम वैक्सीनेशन की बात करें तो युवाओं में अब तक 29,000 के करीब युवाओं का वैक्सीनेशन पूरे प्रदेश में हो चुका है। कोरोना संक्रमण की जो पॉजिटिविटी दर है वो लगातार कम होती हुई नजर आ रही है और ये एक अच्छी बात है कि पॉजिटिविटी दर कम हो रही है। ऐसे में कोरोना से निपटने के लिए अब हमें थोड़ी सुविधा होगी। शुक्रिया आपका नीलम जानकारी के लिए।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल मंत्रालय में केंद्रीय इस्पात, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना नियंत्रण कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ बैठक की। प्रधान की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना नियंत्रण कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ बैठक की, जिसमें सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों और अधिकारी गणों के साथ कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में हर गरीब और मध्यम वर्गीय शख्स को मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के माध्यम से हर जिले में निःशुल्क उपचार की सुविधा दी जा रही। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जनता को कोरोना से बचाने में डॉक्टर्स की भूमिका सर्वोपरि है। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में डॉक्टर्स स्वैच्छिक रूप से चिकित्सकीय सेवा देने के लिए आगे आए। मैं एक डॉक्टर, मैं एक वॉलंटियर के ऐप के माध्यम से वे स्वयं को वॉलंटियर्स के रूप में पंजीकृत करें और कोरोना को समाप्त करने में अपना बहुमूल्य योगदान दें। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय से रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्टर्स एज वॉलंटियर ऐप को वर्चुअली लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री प्रधान ने कहा कि ऐप कोविड के विरुद्ध लड़ाई में उपयोगी साबित होगा। देश विदेश के डॉक्टर्स इससे जुड़कर जनता को चिकित्सा परामर्श दे सकेंगे। मैं एक डॉक्टर, मैं एक वॉलंटियर मोबाइल ऐप पोर्टल में मोबाइल नंबर दर्ज कर कोई भी चिकित्सक जो प्रदेश में स्वैच्छिक सेवा देना चाहते हैं अपना पंजीयन करा सकते हैं। पोर्टल में पंजीयन उपरांत डॉक्टर्स की सूची संबंधित जिलों के कंट्रोल रूम और कलेक्टर्स को उपलब्ध कराई जाएगी। जबलपुर के गैलेक्सी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 5 कोरोना मरीजों की मौत के मामले में आखिरकार प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले की जांच के लिए गठित कमेटी ने रविवार देर रात अपनी रिपोर्ट सीएमएचओ को सौंप दी, जिसके बाद जबलपुर के सीएमएचओ डॉक्टर रत्नेश कुरारिया ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर के आदेश जारी किए हैं। जांच कमेटी की अनुशंसा पर सीएमएचओ ने गैलेक्सी अस्पताल को दी गई कोरोना मरीजों के इलाज की अनुमति भी रद्द कर दी है। सीएमएचओ की ओर से एक विस्तृत आदेश जारी किया गया, जिसमें गैलेक्सी अस्पताल प्रबंधन को वर्तमान में भर्ती कोरोना मरीजों को पूरा इलाज देकर डिस्चार्ज करने के निर्देश दिए गए हैं और अस्पताल में नए कोरोना मरीज भर्ती करने की अनुमति रद्द कर दी गई है। बता दें कि जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गैलेक्सी अस्पताल में हुई 5 कोरोना मरीजों की मौत के लिए अस्पताल प्रबंधन पूरी तरह से दोषी है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाकर मरीजों की जान से खिलवाड़ करने के मामले में जबलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जबलपुर की ओमती थाना पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में जबलपुर के एक नामी निजी अस्पताल सिटी हॉस्पिटल की संचालक सरबजीत सिंह मोखा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने सिटी हॉस्पिटल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा के अलावा अस्पताल के मैनेजर देवेश चौरसिया और दवा कारोबारी सपन जैन के खिलाफ भी ड्रग एक्ट, आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में अपराध दर्ज किया है। इन तीनों आरोपियों का सीधा संबंध गुजरात में पकड़े गए नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से पाया गया है। आरोपियों ने गुजरात में नमक और ग्लूकोज मिलाकर बनाए जा रहे करीब 500 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन इंदौर के एक व्यापारी के जरिए खरीदे थे। पुलिस ने पाया कि सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कई कोरोना मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए, जिनसे उनकी जान भी चली गई। इससे पहले गुजरात पुलिस ने नकली इंजेक्शन खरीदने वाले दवा कारोबारी सपन जैन को जबलपुर से गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ के बाद तार जबलपुर की सिटी हॉस्पिटल से जुड़े पाए गए। सिटी हॉस्पिटल के संचालक श्री सरबजीत सिंह जी मोखा ने और अपने जो मैनेजर हैं देवेश चौरसिया और सपन जैन के द्वारा इंदौर से वही नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवाए हैं। लगभग 500 इंजेक्शन उनके द्वारा मंगवाए गए थे और यह इंजेक्शन कुछ मरीजों को भी लगाए गए हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ ही ऑक्सीजन की भी कुछ लोग कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं और ऐसे ही लोग आपदा में अवसर का मौका तलाश कर लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। जबलपुर की ओमती पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद प्राणवायु ऑक्सीजन गैस सिलेंडर को ऊंचे दामों में बेचकर मुनाफा कमाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए हैं। दरअसल ओमती पुलिस ने वैभव एंड्यूज नामक शख्स ने शिकायत की थी कि उसे अपने मरीज के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर के सप्लायर संजय बारी और दुर्गेश राव नाम के 2 युवक ऊंचे दामों में ऑक्सीजन सिलेंडर बेच रहे हैं, जिस पर ओमती पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के सप्लायर संजय बारी और दुर्गेश राव को हिरासत में लिया और आरोपियों के कब्जे से ऑक्सीजन के 2 भरे हुए सिलेंडर जब्त किए।
ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के संबंध में जो है वैभव एंड्रूज ने रिपोर्ट लिखाया। महामारी का दौर है और इस समय जो है आवश्यक वस्तुओं में ऑक्सीजन भी है और इसका कालाबाजारी कर रहे हैं, इस कारण से जो है किए गए और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। राजधानी रायपुर में देर शाम तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने शहर की व्यवस्था को चकनाचूर कर दिया। तेज हवाओं से जहां कई स्थानों पर खंभे गिरने और बिजली के तारों पर पेड़ गिरने से ज्यादातर इलाकों की बिजली गुल हो गई। तेज हवा के कारण शहर के कई इलाकों के दुकानों के बोर्ड गिरे तो कई विज्ञापनों के होर्डिंग्स गिरने की खबर है। आंधी तूफान के दौरान एक सड़क हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कचना रोड स्थित हरिशंकर कॉलेज के सामने एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने 60 साल की बुजुर्ग महिला को टक्कर मारी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची खमाड़ी थाना पुलिस ने महिला की पहचान कचना बीएसपी कॉलोनी निवासी शकुंतला सगरिया के रूप में की है और अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके 350 करोड़ की लागत से बन रहे रायपुर के एक्सप्रेसवे के निर्माण में एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है। रविवार को तेज बारिश से शंकरनगर वाले एक्सप्रेसवे के हिस्से की दीवार में लगे कई टन वजनी सीमेंट के ब्लॉक एकाएक सड़क पर गिरने लगे। कई ब्लॉक ऊंचाई पर सड़क की ओर लटकने लगे। आमतौर पर इस सड़क पर यातायात रहता है, पर लॉकडाउन और रविवार के कारण सौभाग्य से कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन आसपास के लोगों के लिए रास्ता बंद हो गया। बता दें कि बीजेपी शासनकाल में रायपुर से नया रायपुर केंद्र तक 350 करोड़ रुपए की लागत से एक्सप्रेसवे बनाया गया था, लेकिन लोकार्पण के पहले ये धसकने लगा। IBC 24 ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद इसमें बने सभी फ्लाईओवर को कांग्रेस की नई बनी सरकार ने तोड़कर दोबारा बनाने के आदेश दिए। अब इसके निर्माण में दोबारा वही जानलेवा लापरवाही नजर आने लगी है जो पहले भी की जा चुकी है। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए खबर बानी खबर गोल्ड।